नमस्कार ऑफिशियल राजपूत यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और चरखी दादरी से मैं नरेंद्र राजपूत और हम आज मौजूद हैं चरखी दादरी की एक ऐसी शख्सियत के साथ है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और बीजेपी के नेता भी रह चुके हैं और किसान सेल के भी अध्यक्ष हैं। जी, तो नमस्ते नरेंद्र जी। सबसे पहले मंडी जी हमारे चैनल में आपका स्वागत। जी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। सर हम आज चुनाव पे चर्चा करने वाले हैं और गिनती के दिन रह चुके हैं। अब तो जैसे हलचल भी काफ़ी टाइम भी नहीं होगा आपके पास। ये एक हफ्ता बचा है और समय तो लगातार हमारे पास, क्योंकि पीछे 1 डेढ़ महीने से हम इस चुनावी माहौल में हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 24x7 24 घंटे सातों दिन चुनावी मोड में रहती है। अभी इलेक्शन का समय है, चुनाव आयोग ने डेट निर्धारित कर रखी है, 25 तारीख को हमारी पोलिंग होनी है। तो उसके लिए अब लगातार जो समय है उसको हम इसी में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम संपर्क करें और वोट की अपील करें। हमारे दर्शकों की कुछ बातें हैं, कमेंट के माध्यम से बात करें या किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से धर्मेंद्र जी का एक विरोध हो रहा है और लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं, क्या मानते हैं किस प्रकार के आपको ये चुनावी मैदान में देखने को मिले? देखिए, विरोध दो तरीके का होता है। एक तो अपने मुद्दों को लेके समाज का कोई भी पक्ष अपनी बात रखे या कोई भी संगठन है वो अपनी बात रखे। यहाँ दूसरे तरीके का विरोध हो रहा है, इसको हम पॉलिटिकल विरोध कहेंगे कि जो लोग चिन्हित हैं किसी न किसी पार्टी के साथ, किसी पार्टी का झंडा उन्होंने उठा रखा है, वही लोग सवाल आज कर रहे हैं। तो मेरा तो सीधा सा है कि लोकतंत्र के अंदर अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, परंतु अगर कोई सवाल भी है तो ठीक है, हम 10 साल से सरकार के अंदर हैं और जनता के नाते उनका हक बनता है, परंतु सवाल उन लोगों से भी करना चाहिए जिन्होंने अपने समय में वो सहूलियत नहीं दी जो भारतीय जनता पार्टी ने आज दी है। तो सवाल दोनों से बनता है, जब तो आए मज़ा उस बात का। परंतु यहाँ स्वस्थ लोकतंत्र दिखाई नहीं देता। यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट करके कि हमने तो इसका विरोध करना है, किसी न किसी प्रकार से कोई माहौल ख़राब हो, इस प्रकार से, इस मानसिकता से लोग वो पसंद करते हैं। कोई कुछ साथी होते हैं जो वीडियो बना लेते हैं, उसको वायरल करते हैं। तो ये ज़्यादा गांव के अंदर पता है कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों की पहचान भी गांव वाले कर लेते हैं। तो ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। तो वहीं जो धर्मेंद्र जी हैं उनका कहना है कि वोट उनको बीजेपी के नाम पे मिलेंगे, ऐसा भी कुछ सुनने में आ रहा है कि उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं है। देखिए, 10 साल की जो सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के तौर पे मोदी जी हैं। और मैं तो कहता हूँ भाजपा से अलग हट के, चाहे कोई भी हमें वोट ना भी दे पाए, किसी और विचारधारा के साथ भी जुड़ा हुआ हो, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो स्पष्ट तौर पे एक ही बात आती है कि भाई मैं वोट तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो सीधी बात है, नरेंद्र मोदी जी के नाम के ऊपर, उनके 10 साल के काम के ऊपर आज हम वोट मांग रहे हैं और उसी पे वोट मिलेंगे। सर 2014 में आपने चुनाव लड़ा, सबसे कम उम्र के पहले शायद आप विधायक हैं और जनता ने आपको आशीर्वाद भी दिया और संसद में भेजा। क्या मानते हैं अब 2019 में किस प्रकार से हार हुई, आगे क्या कुछ आपके द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, क्या आगे चुनाव में आ सकते हैं? देखिए, कई बार कुछ नया घटनाक्रम होता है तो लोगों का रुझान उस तरफ चला जाता है। इसमें ये नहीं कि जो हारने वाला व्यक्ति है उसकी कोई कमियां रही होंगी। यहाँ नैना चौटाला ने चुनाव लड़ा बारडा विधानसभा से, और वो एक नई कैंडिडेट के तौर पे थी। जिस प्रकार के उन्होंने लोगों के आगे सिगुफे छोड़े थे कि हम इतनी पेंशन कर देंगे या हम नौकरियां इस प्रकार से दे देंगे, जो सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए लोगों को बरगलाने का जो काम किया था, उसके आधार के ऊपर लोगों का जुड़ाव उससे हुआ था। परंतु आज आप देखेंगे कि जेजेपी कहीं नहीं है, पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि नैना चौटाला के द्वारा किए गए विश्वासघात को, यहाँ दुष्यंत चौटाला के द्वारा कही गई जो बात थी वो पूरी ना कर पाना, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें उन्होंने की थी, तो इसलिए लोगों का मन उनसे टूटा है। इस कारण से जब ये घटनाक्रम हुए 2019 में, तो उस दौरान मैं चुनाव हार गया था। अब ये 2024 का समय है, तो 5 साल के दौरान जो एक विधायक होने के नाते उनको यहाँ अपने क्षेत्र के अंदर उपस्थिति दर्ज करवानी चाहिए थी, या इस क्षेत्र में काम करवाने चाहिए थे। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस प्रकार का बड़ा नाम चौटाला परिवार का था और उनके बेटे डेप्यूटी सीएम रहे, जिसके पास शायद 10 या 12 महकमे उनके पास रहे, और उसके बावजूद एक भी यहाँ कोई बड़ी यूनिट स्थापित नहीं कर पाए,
बड़ी यूनिट तो दूर की बात है, यहाँ के रास्तों की स्थिति जो 2019 में मैं सब सड़कों को सही करके गया था, 19 और 24 के बीच में सारी सड़कें वो खंडित हुई हैं। यहाँ किसान को परेशान किया गया, हर जगह पे अच्छी खरीद और सारी चीज़ें हुई, क्योंकि लोकल विधायक की जिम्मेवारियां होती है, परंतु यहाँ ध्यान ना देने के कारण हमारे खरीद के अंदर भी परेशानी आई। हमारी बारडा मंडी के अंदर भी गेहूँ अभी भी शायद पूरी तरह खाली नहीं हुई है, या बस स्टैंड भी पूरा फुल हो गया था। तो इस प्रकार की परेशानियां तभी आती हैं जब जो विधायक है वो पूरी सजगता के साथ, ईमानदारी के साथ जिस हल्के ने चुन के भेजा है वहाँ काम ना करे, तो ये समस्याएं आती है। डिप्टी सीएम का कहना है कि जो एमएसपी की खरीद थी वो उनके द्वारा करवाई जा रही थी, वो सरकार में थे, अब क्यों नहीं कर रही सरकार? देखिए, डिप्टी सीएम बहुत भोले बनते हैं या बहुत चालाक हैं, ये तो वही बताएंगे। अब उनसे कोई ये पूछने वाला हो, भैया तू तो आया है 19 में और पहले 2014 या भाजपा की सरकार है, ये लगातार एक दाने की खरीद कर रही है, ये मंडियों की अच्छी व्यवस्था चला रखी थी। इसने भाजपा की सरकार ने पानी आखिर टेल तक पहुंचाने का काम किया, भाजपा की सरकार ने ही सीधे खाते के अंदर जो पैसे डालने का ये काम शुरू किया किसान के खाते में। तो किस बात की वो तारीफ लेना चाह रहे हैं कि एक भी उनके डिपार्टमेंट की एक भी ऐसी योजना नहीं है जो उन्होंने खुद ने बनाई हो या वो खुद बना कर उसको इम्प्लीमेंट किया हो, एक भी नहीं है। तो टोटली जीरो, और मैं कह रहा हूँ टोटली फेल्योर उनका ये कार्यकाल रहा है, इसीलिए आज जनता का मोह भंग हो गया। अभी लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत वोटों के ऊपर वो आगे खड़े हो जाते हैं, ये देखिएगा। इस बारडा विधानसभा में जो जेजेपी का जो देवीलाल जी का झंडा उठा के चलते थे, सिर्फ इस दुष्यंत चौटाला ने अपने उल्लू को सीधा करने के लिए उस पूरे परिवार को खंडित करने का काम कर दिया। आज सारे लोग कोई भाजपा में, कोई कांग्रेस में गया हुआ है। तो ये व्यक्ति का एक बार तो आप कोई बात कहेंगे तो लोग भरोसा कर लेंगे, परंतु जब वो बात पूरी नहीं होती है तो लोग अपने आप समझ जाते हैं कि नहीं, इसने हमें धोखा दिया है। बेशक से चुनाव का नतीजा कुछ भी रहे, देश में चुनाव है, देश की जनता कोई फैसला करे, लेकिन एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि जेजेपी नाम का बीज कभी नहीं उगेगा। जेजेपी ने 2019 के चुनाव बाद में बीजेपी का साथ दिया, बीजेपी के साथ गठबंधन में रही। आज ऐसा क्या कारण हुआ कि उनको पद से भी हटा दिया गया, डिप्टी सीएम पद से? और आज खट्टर साहब की बात करें या फरसैनी साहब की बात करें, उनके जितने भी उनके पास महकमे थे उन सभी की जांच करवाई जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर भ्रष्टाचारी के। क्या मानते हैं? देखिए, पुराने समय से देखेंगे तो चौधरी देवीलाल जी और जनसंघ या फिर भाजपा का आपस में गठबंधन रहा है, और एक ये आपस में दोनों परिवार मिलकर जब भी इन्होंने सरकार चलाई है तो बड़ी बेहतरीन चली थी। उसी सोच के अनुरूप कि शायद वही अंश हैं दुष्यंत चौटाला, और जेजेपी नई पार्टी बनाई है तो उसी अनुसार चीज़ें चलेंगी। परंतु जिस प्रकार के घटनाक्रम हुए, जिस प्रकार के उनके विभागों के अंदर, और मैं तो कहता हूँ इसकी गहनता से जांच भी होनी चाहिए, तो जिस प्रकार की चीज़ें उनके विभागों में हुई, लोगों को ये पता था कि एक बात के लिए ये चौटाला परिवार कमीशन का मोहताज है। तो जब पूरे हरियाणा प्रदेश में बच्चा बच्चा ये बात कहने लगा था, तो सीधी बात है ये गठबंधन चलने के रास्ते नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी से काम करती है। मनोहर लाल जी की तो छवि ही ऐसी बनी चौधरी बंसीलाल के बाद में कि मनोहर लाल ऐसे व्यक्ति निकल के आए हैं जिन्होंने पूरी पारदर्शिता से और बिना किसी भेदभाव के और एक एक काम के अंदर ईमानदारी बरतने का काम किया है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ मुझे नहीं लगता था कि दुष्यंत का किसी प्रकार का तालमेल बैठ सकता था। हरियाणा सरकार भी अभी अल्पमत में आ चुकी है। नहीं, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस चुनाव से पहले और विधानसभा के अंदर जो भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो उसके अंदर हमने पूरा विश्वास मत हासिल किया था। और अभी भी हम पूरी तरह, अगर आप उस जो 46 के टारगेट को देखेंगे तो वो 46 का हमारा आंकड़ा पूरा है। जिस दिन विधानसभा में इस तरह की बात आएगी तो हम पूरी तरह से उसी प्रकार मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। बीजेपी पार्टी द्वारा 400 का दावा किया जा रहा है, और जो अपने विधायक हैं, सांसद हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ रहे हैं। अभी भी 3 जो विधायक हैं वो निर्दलीय है, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। क्या कारण है? देखिए, जब भी चुनाव आता है
तो आपको इस प्रकार के रंग देखने को मिलते हैं। ये कोई नई बात नहीं है और हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह की तलाश करता है। अगर जिसका एडजस्टमेंट भाजपा के अंदर हो सकता है, बेहतर तरीके से हो सकता है, वो अपनी जगह भाजपा में देखता है। और जहाँ ये लगता है कि मेरा तो इस पार्टी के अंदर एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा भविष्य में, तो वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है। तो ये चुनाव में इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो ये नई बात नहीं है, हमेशा चलती आई है। क्या मानते हैं, इधर हम बात करेंगे राव सिंह की और उधर की बात करेंगे हम चौधरी धर्मवीर सिंह की, और दोनों का भी क्या नाम है, करीबी दोस्त भी बताए जा रहे हैं, तो बराबरी टक्कर है, क्या कह इसके बारे में? देखिए, हम बेशक से किसी भी पार्टी में होते हैं, लेकिन आपस में जहां बोलना चालना या एक साथ हम विधानसभा जब शेयर कर लेते हैं तो हमारे संबंध आपस में पारिवारिक संबंध हो जाते हैं। ठीक है, राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, तो यहाँ भी अगर राव सिंह जी या चौधरी धर्मवीर सिंह जी दोनों आपस में एक समय में विधानसभा के अंदर ये साथी रहे होंगे, तो वो साथी याराना वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ तो विचारधारा की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इस देश को आगे बढ़ाने की, इस देश के अंदर से करप्शन ख़त्म करने की, इस देश के लोगों को आर्थिक तौर पे मजबूत करने की है। इसके विपरीत कांग्रेस की विचारधारा जो है वो एक परिवार को मजबूत करने की, एक परिवार को आर्थिक तौर पे मजबूत करने की, और इस देश की जो भी एक तरह से मैं ये कह दूं कि इस देश के अंदर जो व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, कांग्रेस के समय के अंदर इस प्रकार का जो एक तरह, अब इसमें जो भाजपा ने या नरेंद्र मोदी ने युवा के अंदर जो एक ऊर्जा भरी है, कांग्रेस के समय में इस प्रकार की चीज़ें एक तरह से लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया था कि हम इस देश में हैं और कभी हम भी अपना कोई स्टार्टअप नया कर पाएंगे, हम अपने पैरों पे खड़ा हो पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समय में ऐसे यंग बच्चे जो हैं, जो 18, 20, 22, 25 साल के जो बच्चे हैं, और उन्होंने चंद ही समय में सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए आज सैकड़ों करोड़ के तक अपने बिजनेस को पहुंचाया है। तो देखिए, तरक्की के रास्ते खुले हैं। जहां आप दूसरे देशों में दूसरे देश आपकी तरफ नज़र लगा के देखते हैं कि हाँ, एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है और एक सबसे बड़ा बाज़ार ये भारत का है, और वो लोग अगर यहाँ आगे इन्वेस्ट करते हैं, तो क्यों ना हमारे ही देश के लोग अपने इस बाज़ार को समझें और उसके हिसाब से सरकार उनको सहूलियत दे और वो अपने पैरों पे खड़े हों और अन्य लोगों को रोज़गार भी दे। तो ये एक बेहतरीन व्यवस्था भाजपा ने की है। तो सीधी बात, ये विचारधारा की लड़ाई है और देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ इसी कारण से अपने आप को खड़ा करेगी। राव सिंह ने कहा है कि अगर मोदी यहाँ पर आते हैं, रैली करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, अब दान सिंह जी भी कैंडिडेट हैं, वो अपने हिसाब से कहेंगे। ऐसे तो हम भी कह दें राहुल गांधी आएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये सारे देश ने ये एक्सेप्ट कर रखा है कि नरेंद्र मोदी आज के दिन इस दुनिया का सबसे ठाडा आदमी इस राजनीतिक परिवेश में है। ये पूरी दुनिया मानती है, देश मानता है। और जहां नरेंद्र मोदी आते हैं वहां निश्चित तौर पे एक माहौल परिवर्तित होता है। और मैंने जैसा कहा कि राजनीतिक तौर पे कोई भी व्यक्ति हो सकता है वोट डाल पाए या नहीं डाल पाए, क्योंकि वोटर का वो देश के लिए भी देखता है और वो पार्टी को भी देखता है, वो विचारधारा को भी देखता है। परंतु इसके अलावा एक चीज़ और भी उसको इफ़ेक्ट करती है कि कोई पारिवारिक संबंध किसी से हो, कोई याराना किसी से हो, तो वो उन सब चीज़ों को छोड़ के कई बार वो उन फैसलों के ऊपर भी चला जाता है। तो बेशक कोई वोट ना डाल पाए, लेकिन नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। और जिस प्रकार की जनसभा यहाँ नरेंद्र मोदी जी की होगी, निश्चित तौर पे उसका लाभ भी मिलेगा और वो नतीजे भी देखने को मिलेंगे। तो आपका कहने का मतलब है ये अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे दौरा करेंगे, रैली करेंगे, तो उसका फर्क लोकसभा चुनाव में पूरा पूरा देखने को मिलेगा 100%। देखिए, नरेंद्र मोदी का आना ही अपने आप में एक गर्व की बात है, गौरव की बात है क्षेत्र के लिए। और मैं 3 दिन से लगातार इस रैली को लेके ही लोगों के बीच में जा रहा हूँ और लोगों में इतना उत्साह है। और क्योंकि हमारा बारडा तो भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो पाली के बहुत नज़दीक हमारा लगता है एरिया, तो अकेले बारडा से ही जो हम टारगेट एक लेके चले थे, उस टारगेट से भी कई गुना ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो बहुत बेहतरीन माहौल है और बहुत ही अच्छी ये रैली होने जा रही है।
और नरेंद्र मोदी जी के एक एक शब्द को लोग सुनते हैं और एक एक शब्द उनका कहीं ना कहीं नई ऊर्जा देता है, एक नई ताकत देता है, नया जोश भरने का काम देता है। तो ये 23 तारीख को प्रचार का अंतिम दिन है, तो 23 तारीख को जब मोदी जी के शब्द हमारे कानों में गूंजेंगे या एक एक कार्यकर्ता के कानों में गूंजेंगे, लोगों की जो जाने वाले साधारण जनता है उनके कानों में जब गूंजेंगे, तो निश्चित तौर पे 24 को आपको एक बूम देखने को मिलेगा और 25 को नतीजे में तब्दील होगा। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा दावा कर रही है, इधर कांग्रेस दावा कर रही है। क्या मानते हैं कितनी सीटें आप निकाल पाएंगी? देखिए, हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री भी हैं। उन्होंने एक टारगेट दिया है 400 पार का। अब 400 पार लेके जाना है, तो जो पहले सीटें आई थी वो हमने पूरी करनी है और उसमें बढ़ोतरी करनी है। तो सीधी बात है, पहले 10 की 10 सीटें आई थी, अगर इसी में हम कम कर लेंगे तो फिर हम 400 के टारगेट को कैसे छुएंगे। तो हमारा लक्ष्य यही है कि हम अपनी 10 की 10 मोदी जी की झोली में डालें, ताकि 400 पार के जो टारगेट में कोई रुकावट ना आए। लोकसभा ही प्रधानमंत्री तय करती है। देखिए, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। सब लोकसभा के कैंडिडेट जो जीत के जाएंगे, जिस पार्टी के ज़्यादा जीत के जाएंगे, वो सब मिलके अपने दल का नेता चुनते हैं और दल के नेता को राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं। तो हमारे भी अभी ये जो नतीजे आएंगे, इस नतीजे के बाद सीधे तौर पे इसमें तो कोई शंका नहीं बची कि सबसे बड़े दल के रूप में हम जो पिछले 5 फेज़ के, शायद आज तारीख 19 है, 20 को होगा 5वां फेज़, 4 फेज़ के जो अभी रुझान आए हैं उनमें हमने टारगेट को अचीव कर लिया है। अभी तो सिर्फ हम 400 पार वाला टारगेट, क्योंकि ये 5वां, 6ठा, 7वां 3 चरण और हैं, तो इनमें हम उस टारगेट को अचीव करें, इसकी लड़ाई पे अब हम लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, 22 तारीख को राहुल गांधी भी आ रहे हैं चरखी दादरी में। क्या मानते हैं भी क्या कुछ परिवर्तन होगा या फिर क्या देखिए, अब राहुल गांधी जी ठीक है, वो भी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी पार्टी के लोगों की मजबूरी है। अगर राहुल जी ने कह दिया कि हमें आना है तो अब मना भी कौन करे। परंतु मुझे लगता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉमेडी शो होगा, इसके ऊपर कुछ नहीं। सर जैसे सावड़ में गए थे, सावड़ धर्मवीर सिंह का गोद लिया हुआ गाँव है और वहाँ पे विकास के नाम के ऊपर बिल्कुल जीरो काम है, क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं, कोई काम नहीं है। लोगों का कहना है कि धर्मवीर सिंह एक बार भी यहाँ पर नहीं आए। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो लोगों का कहना है कि हम धर्मवीर सिंह को नहीं देख रहे हैं, हम कमल के फूल को देख रहे हैं, मोदी को देख रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या क्यों नहीं जा रहे लोगों के बीच, क्यों विकास कार्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा? देखिए, ऐसा नहीं है कि लोगों के बीच नहीं जा रहे। मैंने आपको बताया कि जहाँ सड़कों की बात है, जो दुष्यंत के पास डिपार्टमेंट थे, उन सभी डिपार्टमेंटों में आपको शिकायत मिलेगी। और कमाल की बात यह है, जब उनकी माताजी यहाँ इस ज़िले से विधायिका थी और उसके बावजूद अगर उनके बेटे के द्वारा उन्हीं के डिपार्टमेंटों में अगर कमियां रखी गई है, तो ये सोचना चाहिए, चिंता करनी चाहिए कि उनके परिवार में भी हालात ठीक नहीं है, माँ बेटे की शायद बनती नहीं है इनकी। तो इसलिए दुष्यंत को मुझे नहीं लगता कि उसकी माँ ने कहा नहीं होगा नन्ना जी ने कि भाई बेटा ये हमारी भी सड़क सही करवा दे, और उसके बावजूद उन्होंने बजट जारी नहीं किया। तो सवाल तो उनसे बनता है। रही धर्मवीर जी की बात, तो सारे गाँव में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी गाँव में नहीं जा रहे, लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्र है, लोकसभा का बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है और प्रयास किया जाता है, उसके बावजूद हर गांव में जाया जाए ये कई बार संभव नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप तुलनात्मक तौर पे देखेंगे राव दान सिंह जी और धर्मवीर सिंह जी को, तो राव दान सिंह जी तो शायद आधे गांव भी पूरे नहीं कर पाएंगे, और धर्मवीर सिंह जी का अगर मुझे नहीं लगता कोई गांव बचेगा 25 तारीख तक, लेकिन फिर भी अगर कोई बचता भी है तो वो नामात्र के 10, 20, 30 गाँव मैक्सिमम हो सकते हैं। क्योंकि पिछली बार भी हमने 100% गाँव पूरे किए थे, 2014 में भी हमने 100% गाँव किए थे। तो धर्मवीर जी की शैली है, वो जाते हैं सारी जगह हैं, मिलते हैं सबसे, ऐसा नहीं है। नन्ना चौटाला पर ईंट से हमला हुआ था गाड़ी में, और नन्ना चौटाला जी की एक रोते हुई वीडियो वायरल हो रही है, और अब वो कह रहे हैं कि ये जनता तय करेगी कि मुझे घर बिठाना है या फिर सांसद में भेजना है। तो क्या इसके बारे में? देखिए, जो ईंट से हमला हुआ, मैंने शुरुआत में भी कहा कि बेशक कोई किसी पार्टी का व्यक्ति हो, लोकतंत्र में अधिकार सबको अपनी बात कहने का, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये घटनाक्रम भविष्य के लिए भी खतरनाक है।
और सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, इस तरह के घटनाक्रम नहीं होने चाहिए। परंतु जहाँ आप रोने की या इस तरह की बात आप करते हैं, ठीक है, तकलीफ़ होती है, वो एक रोना समझ में आता है, लेकिन सिर्फ आंसुओं से अगर सत्ताएं प्राप्त की जाती तो शायद बहुत लोग ऐसे थे जो कभी किसी दूसरे का नंबर नहीं आने देते। और जितना उन्होंने झूठ बोल के लोगों को रुलाने का काम किया है, तो अगर 2-4 आंसू निकल भी जाए क्या फ़र्क पड़ता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय होते हुए आपके पास समय नहीं है, उसके बावजूद आपने इतना समय हमारे को दिया है। हम आपको चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए नरेंद्र जी, आपका, संजय जी का, आप दोनों का और सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे, उन नतीजों के बाद हम एक बार फिर से बैठेंगे, उनके ऊपर चर्चा भी करेंगे। और मैं फिर कहता हूँ कि 10 की 10 लोकसभा की सीटों में हम मजबूती के साथ प्रदर्शन करने जा रहे हैं और जनता हमारा साथ देगी। ये बात ठीक है कि व्यक्तिगत लोग जुड़ाव की बजाय सीधा जुड़ाव नरेंद्र मोदी से उन्होंने कर रखा है। तो नरेंद्र मोदी जहाँ हैं वहाँ देश की जनता है और निश्चित तौर पे वो नतीजों में भी कन्वर्ट होगी। जी बिल्कुल, हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे जो हमारे साथ भाजपा के प्रिय नेता, एक युवा विधायक भी रह चुके हैं और उन्होंने हमारे को इतना कीमती समय भी दिया है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो जनता है वो मोदी को पसंद करती है, नमो अगेन। तो इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि फैसला जनता करेगी, युवाओं के वोट की चोट करेगी और जनता आने वाले समय में बताएगी कि ये 10 की 10 सीटें किसके हाथ में देने वाली है। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।